गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी का प्यारा फेवरेट चैप्टर चैप्टर 1 क्लास 9th इकोनॉमिक्स और चैप्टर का नाम है बच्चों द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी। क्या ये सही का गांव है? नहीं बच्चों, ये काल्पनिक गांव है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे टॉपिक्स की ओर। हम देखेंगे ओवरव्यू, देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फिर देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, फिर देखेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, एक्सरसाइज, और उसके बाद अंत में एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। अब हम देखेंगे अ सीन ऑफ अ विलेज। एक गांव का क्या सीन होता है। आप जनरली गांव शब्द बोलते ही या विलेज वर्ड बोलते ही आपके दिमाग में ये पिक्चर अनायास ही बन जाती है। फिर बच्चों अब आगे हम देखते हैं कि वेरियस एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर गांव में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन से वहाँ पे काम होते हैं। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जब भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि विच इज़ द मेन एक्टिविटीज़ इन द विलेज पालमपुर, तो आपका आंसर होगा फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी आर कैरिड आउट इन अ लिमिटेड स्केल। ये लिमिटेड स्केल में कुछ दूसरे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ वहाँ पर होते हैं। अब लोकेशन देखते हैं गांव का। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। रायगंज अ विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर and all weather road connects the village to Raiganj and further on the nearest small town of शाहपुर। अब शाहपुर और रायगंज दोनों पालमपुर के बिल्कुल करीब है और वेल कनेक्टेड है सड़क से। फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो फार्मिंग में होता क्या है, ये है एग्रीकल्चर का सीन। आप देख सकते हैं खेती होती है वहाँ पर मुख्यतः पालमपुर में। अब आगे हम देखेंगे पीपल ऑफ पालमपुर। पालमपुर के लोग करते क्या हैं, कौन कौन से लोग वहाँ पर रहते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट्स। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। गांव का जो ज़्यादातर जो ज़मीन का हिस्सा है वो अपर कास्ट के पास में है। 80 जो अपर कास्ट के लोग रहते हैं उनके पास में अधिकतर जो लैंड एरिया है उस पे उनका कब्जा है। आगे देखते हैं स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन पालमपुर। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी है रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल का छोटा रूप डिस्पेंसरी। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को तैयार करने के लिए हमको 4 इनपुट की ज़रूरत होती है। अब देखेंगे सबसे पहला इनपुट है लैंड, देन दूसरा इनपुट है लेबर, तीसरा इनपुट है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल को हम 2 हिस्से में बांटते हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। उसके बाद में चौथा इनपुट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, या एक लेबरर है, या एक फार्मर है। ये खेत में जिस तरीके से काम करते हैं वो ह्यूमन कैपिटल का हिस्सा है। या कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग स्किल्ड हैं, तो वे ह्यूमन कैपिटल का हिस्सा हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे कि मशीनरी से कुछ कपड़ा वगैरह बुनने का काम हो रहा है। अ फैक्ट्री विथ सेवरल लेबरर्स एंड हैवी मशीन्स। कुछ हैवी मशीन्स लगे हुए हैं और कुछ लेबरर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसको हम फैक्ट्री लेबरर्स के नाम से जानते हैं। आगे आप देखेंगे ये ऐसे लेबरर हैं जो अनस्किल्ड लेबरर हैं, जैसे गड्ढे की खुदाई करना या तालाब बनवाना या गांव के छोटे छोटे मनरेगा योजना के अंतर्गत छोटे छोटे काम होते हैं, तो वो अनस्किल्ड लेबरर्स के द्वारा किए जाते हैं। तो वो काम यहाँ पर हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन होता है तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से चीज़ें की आवश्यकता होती है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर,
फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अभी हमने आपको 4 इनपुट बताया था, वही 4 इनपुट है विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए ये चारों चीज़ें जरूरी है, लैंड भूमि, लेबर मजदूर, फिजिकल कैपिटल मतलब धन या पैसा, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे हम लोग। ये 4 चीज़ें जरूरी है। देन अब हम आएंगे फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है? लैंड इज फिक्स्ड। आप जानते हैं कि लैंड हमेशा फिक्स्ड होता है, लैंड को आप बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी गांव का एरिया 100 हेक्टेयर है, तो वो 100 हेक्टेयर ही रहेगा, उसको 110 हेक्टेयर आप नहीं कर सकते हैं। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। अपनी जीवन शैली के लिए 75% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। अब हम आगे एक चार्ट देखेंगे कि कल्टीवेटेड एरिया कैसे कैसे बढ़ा। 1950 में हम देखते हैं कि 120 यूनिट यदि जो कल्टीवेटेड एरिया है वो है, तो उसके बाद में 1960 में 130, उसके बाद में हम देखते हैं कि 1970 में 140 यूनिट, और उसके बाद 70 के बाद 80, 90, 20 तो अभी तक जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि एरिया को, कल्टीवेटेड लैंड को या कल्टीवेटेड एरिया को आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जनसंख्या तो बढ़ रही है हर जगह की। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंगली हमको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। अब आगे हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे वहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो इसी रेफरेंस में हम आगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के भी बारे में देखेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? तो ये जो आपने अभी पिक्चर देखी है वो है कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स। वर्षों के अंदर किस तरीके से कल्टीवेटेड एरिया में जो चेंज आए हैं वो है। अब हम आगे देखते हैं कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि एक ही जमीन से, मान लीजिए कि 1 क्विंटल अनाज उपजाया जाता था, तो उसी जमीन से क्या हम 1.5 क्विंटल या 2 क्विंटल अनाज क्या हम उपजा सकते हैं? क्या कोई ऐसे तरीके हैं? तो आगे हम देखते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप वन अ पीस लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। इट रिक्वायर्स वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि खेत में एक ही जगह पर एक ही लाइन से, मान लीजिए कि आप रबी का फसल है तो आपने गेहूं की बुआई की, और गेहूं के साथ साथ उसी खेत के हिस्से में आपने रबी के हिसाब से चना को बो दिया। तो गेहूं और चना दोनों की खेती एक साथ में हो रही है। आपने लाइन चेंज कर दी, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, अलग अलग डायरेक्शन में आपने चेंज कर दिया, तो इसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वीट, बाजरा, शुगर केन, पोटैटो, ये सारे ऐसे फसल हैं जो उपजाए जाते हैं, वहाँ पर कल्टीवेट किए जाते हैं। अब कुछ कई बार ऐसे पिक्चर्स भी आ जाते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि ये किसका फसल है, इसको आप आइडेंटिफाई करिए। तो आप लोग इस पिक्चर को जरूर देख लीजिए, आपके बुक का ही है। तो वीट, बाजरा, शुगर केन और पोटैटो, यदि ऐसे पिक्चर आते हैं तो जिसका भी पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो पालमपुर में उगाए जाते हैं। अब हम देखेंगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड, क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने ये पूछा था कि क्या आप एक ही ज़मीन पर उत्पादन बढ़ा सकते हैं? जरूर बढ़ा सकते हैं। इन दिस वे फार्मर्स यूज HYVs, हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स, ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन, chemical fertilizers and pesticides. Modern farm machinery like tractor and thresher are also required. अब ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन और कुछ मॉडर्न फार्मिंग एक्टिविटी जैसे इरिगेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग, ऐसा करके हम लोग एक निश्चित क्षेत्र में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमने देखा। अब इसके बाद में मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर होता है। HYV सीड्स, ये HYV सीड्स को आप पिक्चराइज करके देख सकते हैं। ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आएगा आपका फार्म मशीनरी, डीजल, कैनाल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स। तो ये सारी चीज़ें, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंट टाइप के इनपुट हैं जिसके थ्रू हम एक ही पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग, और ये पालमपुर में बहुत अच्छे तरीके से होता है।
अब आगे के स्लाइड से हम देखेंगे कि विल द लैंड सस्टेन, क्या इससे लैंड हमारा गुणवत्ता ज़मीन की बनी रहेगी? ऑब्वियसली बच्चों नहीं बनी रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जब भी आप इनसाइंटिफिकली आप उसका यूज़ करेंगे, यदि पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ कर देंगे, इरिगेशन का वाटर का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर देंगे, तो उतना ज़्यादा वहाँ पर उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी जो है मिट्टी की, वो धीरे धीरे खराब होती जाएगी। आगे देखिए, साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट्स द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। मतलब नेचुरल रिसोर्स को पूरी तरीके से ये खराब करने लगे हैं, उसकी क्वालिटी को धीरे धीरे ख़त्म करने लगे हैं। Environmental resources like soil, fertility, and groundwater are built up over many years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. एक बार जब आप जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है या उसकी क्वालिटी ख़राब होने लगती है, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, उसको फिर से हम रीगेन नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के क्रॉपिंग एरिया आप देखते हैं कि हमारे गांव में या किसी भी गांव में जो लैंड है ना, उसकी आकार बदलते रहती है। कहीं आप रेक्टेंगल देखेंगे, कहीं आप स्क्वायर के रूप में देखेंगे। तो ये जो है ये तरीके जो हैं यहाँ पे बदलते रहते हैं हर जगह पे। तो इसको आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये छोटे छोटे लैंड है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़े लैंड है, यहाँ पे आप देखेंगे कि रेक्टेंगल वे में 4 बड़े बड़े लैंड हैं। तो ये बदलते रहता है हर जगह पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड इन पालमपुर, पालमपुर में इस तरीके से लैंड का भी डिस्ट्रीब्यूशन है 400 एंड फैमिलीज 50 फैमिलीज के बीच में। हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब लेबर कहाँ से आएंगे, इसको हम देखते हैं। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड। छोटे छोटे जो किसान होते हैं अपने घर के परिवार के ही साथ में वो फील्ड में कल्टीवेशन करते हैं। वेयर एज मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। जबकि मंझोले जो किसान होते हैं और बड़े किसान होते हैं, वो लेबरर्स को हायर करते हैं, उनको पैसा दे करके उनको मजदूरी कराते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है उसको वो बेचते हैं मार्केट में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से खेती हो रहा है और फार्म लेबरर्स काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स ही अपने खेत पे काम कर रहे हैं, जिससे कम से कम उनको मजदूरी ना देना पड़े। वुमन वर्कर वर्किंग इन द फील्ड, महिलाएं भी काम कर रही हैं फील्ड में, इसको ये दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब आते हैं हम फार्म लेबरर्स पे। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। Unlike farmers, farm laborers don't have a right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. जिन किसानों के लिए लेबरर्स काम करते हैं उनको उस एवज में पैसा दिया जाता है, और जबकि उनका जो उत्पादन होता है उस पर उनका कोई भी अधिकार नहीं होता है। ये फार्म लेबरर्स की कहानी है। और ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि किसान किस प्रकार से कटाई कर रहे हैं और कटाई के बाद फसल को ढो रहे हैं फार्म लेबरर्स। इसके बाद द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग में कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, और सम स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर देयर कैपिटल। अब कुछ फार्मर जो हैं वो लोन लेते हैं या ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टीवेशन। या तो वो व्यापारी से धन उधार लेंगे, या तो बनिया या साहूकार से लेंगे, और या तो वो बड़े किसानों से लेंगे। यही तो 3 जगह है जहाँ से वो लोन ले सकते हैं। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। अब जो मंझोले और बड़े किसान होते हैं उनके पास कुछ सेविंग्स भी होती है, कुछ पैसे वो बचा भी लेते हैं खेती से, तो उसका वो प्रयोग करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि एक खेती में किस किस तरीके के काम होते हैं। जैसे फसलों की बुआई होती है, फिर बीज का छिड़काव होता है, पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है, फिर उसके बाद में फसल को निकाला जाता है, दाने को उसमें से निकाला जाता है। तो ये छोटे मेथड हो गए। अब जनरली हर जगह ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीन का यूज हो रहा है, तो ये मॉडर्न साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल आज के समय में ज़्यादा हो रहा है। तो वर्क ऑन द फील्ड, फील्ड में किस तरीके के खेती के काम होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, जो हमारे पास ज़्यादा उत्पादन होता है, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन होता है, उसको हम बेचते हैं। आफ्टर द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड wheat on their lands using the 3 factors of production. After the wheat is harvested and production is complete,
द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाई द wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities। मतलब एक बार उत्पादन हो जाता है तो उसको बेचा जाता है ट्रेडर्स को, और जो दूसरे बड़े व्यापारी हैं उनको बेच दिया जाता है। आगे अब हम देखते हैं कि एक तरीके से 2004-05 का डेटा और 2008-09 का डेटा कि किस तरीके से प्रोडक्शन का ग्रोथ हुआ है, प्रोडक्शन का, कंजप्शन का, एक्सपोर्ट का और एंडिंग स्टॉक्स का। तो ये डेटा है जिसके थ्रू हम जानते हैं कि गेहूं का उत्पादन भारत में किस तरीके से वर्ष दर वर्ष बदला है। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर में खेती के अलावे कौन कौन से काम होते हैं? तो खेती के अलावे आप देखेंगे ओनली 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। खेती के अलावे 75% लोग तो खेती का काम करते हैं, बाकी के 25% लोग जो हैं वो दूसरे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या है? डेयरी है, दुग्ध उत्पादन, मवेशी रखे हैं तो उस पर दुग्ध का उत्पादन होता है। इसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो छोटे जैसे चटाई बुनना, खाट बुनना, ऐसे करके छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पे होता है। उसके बाद होता है वहाँ पे शॉपकीपिंग, मतलब दुकानदारी भी होती है, और ट्रांसपोर्टेशन, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। मतलब आज के समय में पालमपुर में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और हर जगह पे तेज़ी से विकास हुआ। ये डेयरी का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, देखिए किस तरीके से, जैसे डलिया बनाना और किस तरीके से टोकरी बुनना, फिर बास्केट वीविंग, बास्केट बनाया जा रहा है। तो ये छोटे छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो पालमपुर में होते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि पॉटरी का काम हो रहा है, कुम्हार जो हैं बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी के बर्तन, ये भी पालमपुर में होता है। शॉपकीपिंग, दुकानदारी होती है, ये शॉपकीपिंग का पार्ट है, किस तरीके से लोग दुकान से भी कुछ पैसे कमा लेते हैं। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं। फिर इसके बाद रिक्शा पुलर का काम, रिक्शा वाले भी कुछ हैं जो ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ये भी काम पालमपुर में होता है। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी के आने से कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ। देन इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई। क्या इरिगेशन को बढ़ाना जरूरी है? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों, इसका आपको आंसर करना है। देन वाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस के रिस्पेक्ट में पालमपुर में किसानों का जो वेजेस है, वेतन है, वो कम है, वो क्यों? आगे, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। एक ही पीस ऑफ लैंड में किस तरीके से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। देन हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। मीडियम एंड जो लार्ज फार्मर्स है वो कहाँ से अपना पैसा लाते हैं, क्या उनको बोरोइंग करना पड़ता है? तो आप जानते हैं कि जो सरप्लस प्रोडक्शन को बेच के वो कुछ पैसे बचा लेते हैं। देन अगला क्वेश्चन का पार्ट है हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनसे ये कैसे अलग है? तो छोटे फार्मर्स लोन लेते हैं, ज़्यादातर आपने देखा कि ट्रेडर से, मनी लेंडर से और बिग फार्मर से, लार्ज फार्मर से वो लोन लेते हैं, जबकि जो लार्ज फार्मर होते हैं वो अपने सरप्लस से काम चलाते हैं। सरप्लस प्रोडक्शन को जो बेच करके पैसा वो जमा करते हैं उससे वो काम चलाते हैं। तो इस तरीके से आगे आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ अलग के इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है। आप जानेंगे कि हेक्टेयर किसे कहते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। हेक्टेयर एक स्टैंडर्ड यूनिट है मापने का ज़मीन को। अब 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर। अब आप एक स्क्वायर देखेंगे, मतलब वर्ग देखेंगे, उसमें 100 यदि चारों भुजाएं, मतलब चारों साइड्स यदि 100 मीटर्स की है तो इसको हम कहते हैं 1 हेक्टेयर। मतलब यदि 100 मीटर की चारों साइड है, लंबाई, चौड़ाई और चारों साइड तो इक्वल है, यदि 100 मीटर की है तो इस प्रकार से घिरे हुए एरिया को हम 1 हेक्टेयर हम काउंट करेंगे। इसके बाद में इरिगेशनल फैसिलिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में क्या है इरिगेशनल फैसिलिटीज़? तो प्लेटो रीजन सच एज द डेक्कन प्लेटो हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन।
उसके बाद में आप देखेंगे ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। बच्चों, भारत में सिर्फ 40% ही एरिया पर इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है। बाकी के 60% का एरिया पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून आएगी, बारिश होगी अच्छी, तो खेती होगी, अदरवाइज खेती नहीं होगी। तो इस प्रकार से बैड इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब केमिकल फर्टिलाइजर को यदि हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा खेती पे? दे मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सोइल फॉर लॉन्ग। जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता नष्ट होती है, उसकी क्वालिटी खराब होती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, दे मे escape फ्रॉम द सोइल एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। जो मिट्टी तो पोल्यूट होगी ही होगी, जो ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट होगा, नदियाँ भी पोल्यूट होगी, और जो लेक्स हैं वो भी पोल्यूट होंगे ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ करने से या केमिकल फर्टिलाइजर के यूज करने से। केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल। अब बेटा, बैक्टीरिया, हर एक बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो दाल के फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप यूज़ करेंगे तो ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। अब बैक्टीरिया ख़त्म होंगे तो फसल ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो जो बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं। देन समटाइम्स आफ्टर देयर यूज द सोइल बिकम लेस फर्टाइल देन बिफोर। पहले के अपेक्षा जो सोइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस प्रकार से पालमपुर गांव की कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है आप सभी को ये कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए।